हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है 3D ज्योमेट्री के पोर्शन में। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है और ये साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना है आज, और वन बाय वन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं 3D ज्योमेट्री पे। तो 3D ज्योमेट्री जैसे आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हमने बनाया है। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये देखिए इधर वाली जो है वाई एक्सिस हमने लिया है, ये ऊपर की तरफ जो है जेड एक्सिस हमने लिया है और नीचे की तरफ हमने एक्स एक्सिस लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, यानी जो एक्स और वाई और जेड हैं, ये एक्सिस हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने का मतलब है कि जेड और वाई के बीच में जो है 90 डिग्री फॉर्म करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री फॉर्म करता है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री फॉर्म करता है। कहने का मतलब है कोई भी दो एडजेसेंट एक्सिस हम कंसीडर करते हैं तो उन दो एडजेसेंट एक्सिस के बीच में हमको एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, बट अगर आपको व्यवहारिक रूप में अपने स्पेस R³ में देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के कॉर्नर पॉइंट्स को आप देख लीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स यानी कोने के पॉइंट्स को देखिए तो वहाँ पे आपको जो है 3 एक्सिस टाइप आप वहाँ पे नज़र आता है। और वहाँ पे देखते हैं जैसे ये आपके पास कॉर्नर है तो जो जेड और एक्स आपके पास ये जो प्लेन दिख रहा है, ये आपका एक जस्ट चिपकी हुई दीवार जो है जेड और वाई से जुड़ी हुई दीवार दिख जाएगी, और ये वाला भाग जो है एक्स और जेड से जुड़ी हुई दीवार दिख जाएगी, और एक्स से वाई के बीच में ये वाला जो समतल है ये तीसरी दीवार दिख जाएगी। तो ऐसा आप लोगों को दिखता है। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन को डिफ़ाइन करना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो अभी आपको ये समझना है। तो आप कॉर्नर को डायरेक्ट करते हुए अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम किसी पॉइंट का हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो हमारे पास सपोज़ स्पेस में मैं जो है, या मान लीजिए आपके रूम में कोई एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम हमने दिया है P ऑफ x, y, z। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कहीं ना कहीं ये बिंदु लाई कर रहा होगा स्पेस में, तो हम क्या करते हैं, अब इसी बिंदु से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसी बिंदु को हम मिला देंगे ओरिजिन यानी ओरिजिन से, ठीक है। तो अब जब इस बिंदु से मिला दिए, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या दे देते हैं, वेक्टर r दे देते हैं। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करना है। तो देखिए जब O और P को हम मिला देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम OP और Y एक्सिस के बीच में हम अगर एंगल मान लेते हैं बीटा, और x और x एक्सिस और OP वेक्टर के बीच में सपोज़ एंगल बन जाता है अल्फ़ा, और सपोज़ जो है हमारे z एक्सिस और वेक्टर OP के बीच में एंगल फॉर्म हो जाता है गामा, ठीक है। तो चूँकि आप जस्ट लाइक एज अ पॉइंट आप यहाँ पे स्पेस अपने रूम में रख के देखिए, तो हमारे पास और मूल बिंदु यानी कॉर्नर O से उस बिंदु P को मिलाइए, तो आप देखिए जो एक्सिस हैं उनसे क्या होता है, हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे x एक्सिस के साथ OP जो है अल्फ़ा बना रहा है, y एक्सिस के साथ सपोज़ बीटा बना रहा है, और z एक्सिस के साथ हमारा जो है गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो हमारे पास जो ये अल्फ़ा, बीटा और गामा होगा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स।
डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, बिंदु P के लिए, ठीक है। और इसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो जैसे कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा, हम यहाँ से P से सपोज़ यहाँ थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है, तो P से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। कहाँ पे, सपोज़ वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सपोज इसको हम M दे देते हैं। तो अब देखिए OP जो है वाई एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ सपोज़ हम निकाल लेते हैं। ये आपके पास 90 डिग्री है और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ये O है, ये P बिंदु है, ये M है, ठीक है। तो इस तरीके से हम और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बीटा बन रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, OP अगर यहाँ से हम निकालना चाहें OP वेक्टर कितना होगा, तो OP वेक्टर कितना हो जाएगा, यानी अगर हम कॉस बीटा की वैल्यू हम अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और ये आपके पास जो है बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे OM, यानी सपोज OM की वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे हम स्मॉल y ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर R है सपोज। और अगर लेंथ की बात करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, यानी इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो कॉस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार आपके OP हो जाएगा। तो अर्थात हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, OM, यानी हमने स्मॉल y लिया है और नीचे आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर R, चूँकि लेंथ OP ले लेंगे। तो अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, y अपान स्मॉल r जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R ले लेंगे। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या है, y बाई R, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। अब सेम पैटर्न, सेम लॉजिक ऑफ x एक्सिस और z एक्सिस के लिए करेंगे। तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो हो जाएगी स्मॉल x अपान R हो जाएगी, ठीक है। और कॉस गामा की वैल्यू जो हो जाएगी z अपान R हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सारे वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे जो कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी यही हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। अब इसको एक शॉर्ट नोटेशन दिया जाता है और यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, ये नोटेशन चलता है, यल बराबर हम लिखते हैं कॉस अल्फ़ा बराबर x बाई R, m बराबर लिखते हैं कॉस बीटा y बाई R, n बराबर लिखते हैं कॉस गामा z बाई R लिख लेते हैं। तो अगर आपको x y z कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है, p का कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, L इंटू R, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी M इंटू R, यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी n इंटू R। अब अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, p कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ x कामा y कामा z बराबर p ऑफ L इंटू R, M इंटू R, n इंटू R। और जहाँ पे R आपका क्या है, R आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यल यम एन, यल बराबर कॉस अल्फ़ा, यम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, जिनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे इसके बाद हम करने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज़ की।
तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज़ की। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, जैसे कि आपके पास जो यल इंटू आर है, यम इंटू आर है, यन इंटू आर है, ये जो होता है प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है। अगर ये प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं। अगर ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, तो हम एल आर, एम आर, एन आर को क्या बोल देंगे? डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसे हमारे पास यल, यम, यन, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बट अगर ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए। लेकिन अगर डायरेक्शन यल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये हमारे पास 100% एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होगा। बट ये ज़रूरी नहीं ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं तो इसकी वैल्यूज़ जो है 1 के इक्वल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आइए अब बात कर लेते हैं। अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं इनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर जैसे जीरो वेक्टर, व्हाट इज़ द जीरो वेक्टर? ज़ीरो वेक्टर ये क्या होता है? अब ज़ीरो वेक्टर वह होता है अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड्स। अब देखिए इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसके पास जो है हमारे पास क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है और उसका जो है एक इनिशियल पॉइंट्स होता है, एक टर्मिनल पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो वेक्टर ए बी हम कहते हैं। अब इसी वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर कहेंगे जब हमारे पास ए और इक्वल टू बी हो जाए, यानी इनिशियल पॉइंट्स और टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इस केस में हम बोलेंगे कि वेक्टर ए बी क्या है? आपका पास ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सिंपल से आपकी डेफिनेशन है। कहने का मतलब है ज़ीरो वेक्टर के पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई लेंथ नहीं होता है, वो पॉइंट वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ज़ीरो लिख करके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो ये आपके पास ज़ीरो वेक्टर हो जाता है। अब यहीं पे अगर हम दूसरे वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अ वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ऐसा वेक्टर देखिए ए टू बी एक ऐसा वेक्टर है, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ आपके पास ए टू बी एक वेक्टर है, इसको हम स्मॉल यानी छोटे फॉर्म में हम वेक्टर ए से लिखते हैं, तो ए कैप को यानी ए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे अगर हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर ए को हम डिनोट करते हैं किससे? ए कैप से, और ए कैप आपके पास डिफाइन किया जाता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरीके से आपके पास यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट किया जाता है और वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट वेक्टर पे, तो नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास है तीसरा को इनिशियल वेक्टर।
को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। को इनिशियल वेक्टर यह होता है जैसे कि जिसका इनिशियल पॉइंट तो एक हो, ध्यान से समझिएगा, जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो लेकिन उससे जो है जुड़े कई सारे वेक्टर हम फॉर्म कर सकें। जैसे आपके पास ये O है, P है, Q है, R है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने वेक्टर्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वेक्टर, वहाँ पे इनिशियल पॉइंट्स हमारे पास एक होता है और वहाँ से हम कई सारे वेक्टर बना सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ से हमारे पास है वेक्टर OP, यहाँ से कौन सा वेक्टर आ गया OQ, यहाँ से कौन सा वेक्टर आ गया OR। तो इस तरीके के वेक्टर्स को हम क्या बोल, जैसे वेक्टर OP, वेक्टर OQ और वेक्टर OR को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट्स है वो सेम है बट टर्मिनल पॉइंट्स आपका डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं। तो आई होप ये सारे वीडियोस के पॉइंट्स आपको क्लियर हो पा रहे होंगे। ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आगे आसानी हो सके, क्योंकि ये आपके पास बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट वेक्टर का, फोर्थ टाइप के वेक्टर्स का, तो जैसे कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and directions। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम कोलिनियर बोलेंगे जब उनके जो है डायरेक्शन सेम हों, यानी वो पैरेलल हों। जैसे वेक्टर ये है आपके पास वेक्टर A, ये आपके पास वेक्टर B है, कहीं से भी आप करिए लेकिन वो पैरेलल होने चाहिए। वेक्टर C है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड है ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोल देते हैं। तो आइए नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। पांचवा वेक्टर इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, यानी दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। जैसे वेक्टर A है ये, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका वेक्टर B काम करे, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दिशा एक होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी परिणामी यानी लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर्स आर सेम होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, A से B में, तो आपके पास AB आपके पास एक वेक्टर है, सपोज हम A से लिख देते हैं इसको, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यानी इसका डायरेक्शन A to B है, तो बिल्कुल इसका विपरीत कर देते हैं हम, बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं A to B, तो इसको हम वेक्टर A से ऐसे लिखते हैं, यानी वेक्टर ऑफ AB। तो ये आपके पास निगेटिव वेक्टर हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखिए कोई किसी भी वेक्टर का दूसरा वेक्टर निगेटिव वेक्टर होगा जब डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निगेटिव का क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर्स बोल देते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आज के लिए।
जी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें क्या होगा कि हम कुछ जो है वेक्टर्स के ऑपरेशन सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल पे जुड़े हैं और चैनल पर जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के हम 3D में ज्योमेट्री में जितने भी वीडियोस हैं, हम सारे टॉपिक्स यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी जितने भी पार्ट में ये कवर हो पाएगा हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको इसकी जैसे 3D की हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं और उस प्लेलिस्ट में आप जो पुराने वीडियोस हैं उनको आप जाकर के देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आगे की वीडियोस अच्छे से आपको समझ में आए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।